मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जो श्वसन जो नली होती हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या होता है और उसमें कौन सी इन्फेक्शन होती है और किसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप घर में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं तो घर में अगर आप रहते हैं और अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो कुछ धूल उड़ते हैं और उस धूल के कारण आपको छींकें होने लगती है। उसके बाद आपके नाक से पानी आने लगता है, आपको जुकाम हो जाता है, खांसी होने लगती है, आपकी आंखों से पानी निकलने लगता है, आंखों में खुजली भी होने लगती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और आप अगर बाहर जाएंगे तो जो धूल होती है, अगर आप धूल को ऐसे ही आप इनहेल कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही आप बिना आप मास्क लगाए जाते हैं बाहर और धूल आपके नाक में चली जाती है तो आपको क्या होता है, तो आपको खांसी होने लगता है, आपको छींक होने लगती है, आपके नाक से पानी आने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा आंसू आने लगता है और साथ ही साथ कभी कभी आपके आंखों में खुजली भी होती है। और उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके जो गला होता है उसमें कफ बनने लगता है, आपके नाक में बलगम बनने लगता है। बलगम का मतलब होता है एक पीला पीला सा जो आपके यहाँ पे, यह नाक की जो पीछे होती है वो यहाँ पे बनने लगता है और फिर आपके मुंह से भी बाहर आता है। उसके बाद आपको हल्का सा बुखार भी हो जाता है। तो ये सब क्यों होती है, क्या ये नॉर्मल है? आप इसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एक एलर्जी के कारण होती है। और वो एलर्जी कौन सी है? आपको धूल कण और आपको मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, आपको कॉकरोचेस से एलर्जी हो सकती है जो कि घर में रहते हैं, या फिर घर में जो फफूंद लगते हैं आपको उससे भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है और उसके फर बहुत लंबे लंबे हैं तो उस फर से भी आपको एलर्जी हो सकती है। और आपके नाक में एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नाक में सूजन हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी नाक में तो सूजन नहीं है, वो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी नाक में सूजन है या फिर नहीं है। तो जो हम इन सभी के बारे में, इन सभी एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एलर्जिक राइनाइटिस, RHINITES। देखिए, एलर्जी का मतलब आप समझ गए कि एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जी का मतलब एलर्जी हो गई। अब राइनाइटिस क्या है? राइनोस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, RHINOS। ठीक है, तो राइनोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नोज। इस राइनोज में क्या लगा हुआ है? इस राइनोज में लगा हुआ है आइटस, ITIS। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब उस वाले एरिया में या फिर उस वाले अंग में सूजन हो जाना। तो यहाँ पे क्या लगा है? राइनोज में आइटस लगा है, मतलब नाक में सूजन हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाक में सूजन कैसे होती है? नाक में सूजन नाक के अंदर होती है। ये आप जान रहे हैं कि ये क्या है? ये नाक है, बीच में स्पेस है खाली सा। अब ये जो स्पेस है, यहाँ पे नाक के पास स्पेस है और यहाँ सर के पास, दोनों यहाँ पे आईब्रो के पास भी स्पेस होता है, साथ ही साथ यहाँ भी स्पेस होता है। ये जो सभी स्पेस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? खाली जगह होती है यहाँ पे दोनों गाल के पास, ये पोर्शन यहाँ पे हेड के पास और ये जो नाक लंबा सा है। ठीक है, तो ये जो सभी स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हॉलो स्पेस या फिर हम बोल सकते हैं साइनस, SINUS। क्या बोलते हैं इस सभी को? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साइनस। जिसमें क्या बन जाता है? जिसमें फ्लूइड भर जाती है, एक पीला सा पदार्थ। जब आप खांसी करते हैं तो पीला पीला कुछ निकलता है मुंह से, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बलगम बोलते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड भर गई है जो कि व्हाइट कलर की होती है, हल्का सा उसमें येलो कलर भी मिक्स होता है। जब वो बहुत लंबे समय तक आपको वो बलगम जमा रहता है उसके बाद निकलता है तब वो ज्यादा येलो हो जाता है। ठीक है, तो उस साइनस में क्या हो जाती है? फ्लूइड भर जाती है और उसी के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राइनोज में आइटस लग गई, यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे सूजन हो रही है। तो नाक में सूजन कहाँ पे होगी? नाक ऊपर से ऐसा है और जिसके नीचे अगर आप देखते हैं जहाँ पे बाल होती है वो किस चीज की बनी होती है? वो जो परत होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये जो परत है राइनाइटिस की उसमें क्या होती है? यहाँ पे दिखते हैं, चलिए, ये है नोज म्यूकस मेम्ब्रेन, MEMBRANE। ठीक है, ये नोज हो गई। नोज की जो अंदर वाली परत होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाता है इन्फ्लामेशन,
जिसका मतलब होता है सूजन हो जाना, ठीक है। इन्फ्लामेशन की स्पेलिंग क्या है? INFAMMATION, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो गई, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे सूजन हो जाना, मतलब नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो गई है, नाक की जो अंदर वाली परत है उसमें सूजन हो गई है, उसको हम बोलते हैं राइनाइटिस। अब ये जो राइनाइटिस है ये दो प्रकार की होती है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। इसमें क्या होगी, इसमें एलर्जी के कारण नाक के अंदर वाली परत में जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन हो गई है, और इसमें एलर्जी के कारण नहीं होगी, ये किसी और कारण की वजह से हो सकती है। ये भी टॉपिक लंबा है, ये भी टॉपिक लंबा है। तो आज हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो कॉकरोच हो, या फिर वो जो कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके फर हो, ठीक है, उनकी वजह से अगर एलर्जी हो जाती है तो आपको जो सर्दी है, जुकाम है, नाक से पानी आता है, बहुत ज्यादा छींकें होती है, आंखों में खुजली होती है और साथ साथ आंखों से भी पानी आता है, तो वो किस कारण की वजह से आता है, तो इन सभी को हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। राइनाइटिस को हम हे फीवर भी बोलते हैं। हे फीवर की स्पेलिंग क्या होती है? HAY हे FEVER, ठीक है। और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में हम हे फीवर को बोलते हैं परागज ज्वर। ज्वर का मतलब ही होता है फीवर, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि डबल नेम हो सकते हैं राइनाइटिस के, एक तो राइनाइटिस और दूसरा क्या होता है? हे फीवर। अब बात करते हैं अगर एलर्जिक राइनाइटिस की, ठीक है। इसमें भी नाकों के अंदर वाले जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। यहाँ पे हमने लिख दिया इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो गई नाकों के अंदर वाली परत में। अब ये एक स्पेस है, एक होल स्पेस, ये दूसरा, क्योंकि यहाँ पे दो होल है तो उसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल की स्पेलिंग क्या होती है? NOSTRIL, आप नोट कर ले। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो गई है? म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई है, और ये जो इन्फ्लामेशन है ये तीन कारण की वजह से हो सकती है। या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से जो हवा में मौजूद हो, या किसी वायरस की वजह से जो आपके घर में मौजूद हो, ठीक है, या फिर किसी इरिटेंट की वजह से। इरिटेंट्स, अब इरिटेंट्स आप सोच रहे होंगे क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस और इरिटेंट्स, ये तीन चीजें होती हैं जिनके कारण की वजह से नाकों के अंदर वाली जो परत होती है जिसमें बाल होता है। अब वो बाल क्यों होता है? वो बाल होने का भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप सांस लेते हैं और अगर आप धूल मिट्टी में जाते हैं तो ये जो बाल होते हैं वो आपको एक तरह से उस एयर को फिल्टर करने का काम करती है, मतलब उसको छानने का काम करती है, कि ताकि प्रदूषित हवा आपके नाक के अंदर ना जाए और कोई इंफेक्शन और कोई बैक्टीरिया आपके नाक के अंदर प्रवेश ना कर सके, जिससे कि बाद में इंफेक्शन होने के चांसेस ना बने। तो ये सभी क्या होती है? ये सभी अगर आप इनहेल कर लेते हैं, मतलब अगर आप सांस के थ्रू ले लेते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, या फिर इरिटेंट्स, जैसे कि कोई फूल होते हैं, ठीक है। वसंत ऋतु में क्या होता है? फूल नए नए खिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जाकर के उनको डायरेक्टली फूल को आपको स्मेल करना होता है। तो जब आप स्मेल करते हैं तो उसमें बीच में आपने नोट किया होगा कि छोटे छोटे से कण मौजूद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलन, ठीक है। पॉलन की स्पेलिंग क्या होती है? POLLON। तो वो जो पॉलन होते हैं, जो कि एक तरह से पराग कण होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है, ये आप में नहीं है, किसी और में हो सकती है। लेकिन अब आपको मालूम कैसे होगा? आपको मालूम इस तरह से होगा, क्योंकि जैसे ही आप उस फूल को सूंघेंगे आपको या फिर तुरंत छींकें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तुरंत आपके नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, या फिर 4 से 5 घंटे के बाद आपको सर्दी, जुकाम और सर दर्द रहने लगेगा। उससे आपको समझ जाना है कि आपको एलर्जी है। तो इरिटेंट्स हम उसको बोल सकते हैं, इरिटेंट्स बोल सकते हैं अगर आपके घर में बिल्ली है, अगर आपके घर में डॉग है, तो वो उसके जो फर होते हैं उनकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा छींकें रह सकती है, आपके सर में दर्द रह सकता है, आपका जुकाम हो सकता है जो कि ठीक ही नहीं होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इरिटेंट्स। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो गई है इन सभी की वजह से। अब इन सभी की वजह से जब सूजन हो गई है तो क्या होगा? तो नोज बहेगा, मतलब नाक से पानी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रनी नोज, RUNNY, रनी नोज, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, चलिए इसको हम यहाँ पे अभी रब कर देते हैं। और दूसरी क्या होगी? स्टफी नोज, नाक जो है वो आपकी बंद बंद से आपको फील होगी, आपको सांस लेने में नहीं बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? नोज कंजेशन, नोज कंजेशन,
ठीक है, मतलब ब्लॉकेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड जमा हो जाएगी, बलगम जमा हो जाएगी नाक में, तो क्या होगा, तो पूरी तरह से सांस लेने में नहीं बनता और फिर हम मुंह से सांस लेते हैं। ये हमेशा होता है हम सभी के साथ, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात ये आती है कि क्या इसकी जो होने की जो उम्र है वो तय होती है? क्या ज़्यादा उम्र वाले लोगों को अधिक होती है या कम उम्र वाले लोगों को ज़्यादा कम होती है? नहीं, ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि लड़के हो या फिर लड़कियां हो, दोनों में एक समान एलर्जी होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो 10 साल का जो बच्चा होता है, जब वो 10 साल का होता है लड़का, ठीक है, तो उसके बॉडी में ये एलर्जी होने के, उसके नाक में ये एलर्जी होने के चांसेस जो है वो दोगुना होते हैं 10 साल की लड़की से, ठीक है। जो बच्चा 10 साल का होता है और जो बच्चियां 10 साल की होती है, तो जो बच्ची होती है उसमें एलर्जी ज़्यादा नहीं होगी, दोगुना चांसेस होगा कि उस बच्चे को वो एलर्जी हो जाए, ठीक है। अब अगर आपके माता पिता को ये एलर्जी है तो क्या आप में भी ये एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं? तो हाँ, अगर आपके पिता को है या फिर माता को है, अगर दोनों में से किसी एक को है तो 30% चांसेस बनता है, अगर दोनों को है तो आपको 50% चांसेस बनता है कि ये आपको भी हो जाए, ठीक है। तो इसकी जो जेनेटिक होती है, जेनेटिक हम बोल सकते हैं, जेनेटिक प्रीडायलेक्शन, जेनेटिक प्रीडायलेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब माता पिता से बच्चों में आने की जो क्षमता होती है इस एलर्जी की, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है। अब जब यहाँ पे एलर्जी हो गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इसके अलावा कौन और से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? इसके अलावा इची आइज, ITHY, इची आइज, आपकी आंखों में खुजली हो सकती है और आंख से पानी भी निकल सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे वाटरी आइज, WATERY, वाटरी आइज, ठीक है। तो ये सभी आपको देखने को हमेशा मिलते हैं, ये सभी कॉमन सिम्टम है, कॉमन लक्षण है जो कि हर आदमी में आपको देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार की जो समस्या है वो सभी में आती ही है, और हम उसको नॉर्मल मान करके ये सोच लेते हैं कि ये कोई एलर्जी नहीं, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें हुई है। लेकिन बार बार अगर आपके नाक के अंदर वाली परत में सूजन होगी तो क्या होगा? तो अंदर की जो परत है वो बार बार सूजन के कारण क्या होगी? वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बाद में जाकर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये जो एलर्जी राइनाइटिस है, इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मतलब आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, आपके आंखों से पानी आ रहा है, तो किस कारण की वजह से? पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप घर में रहते हैं तो घर में जो मौजूद होती है धूल मिट्टी, उसकी वजह से, या फिर कॉकरोचेस की वजह से। तो ये जो सभी जो घर में धूल मिट्टी है और जो कॉकरोचेस है वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं पेरिनियल एलर्जेंस के अंडर में। मतलब 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है, 3 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर जो धूल मिट्टी है उसको हम किस में रखेंगे, और जो अंदर जो है उसको हम किस में रखेंगे? तो कारण और रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से आप में ये एलर्जी और ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो 3 चीज मैंने लिखी है। पहला क्या है? पहला पेरिनियल एलर्जेंस, ठीक है। दूसरा है सीजनल एलर्जेंस, और तीसरा है ऑक्यूपेशनल एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें आती है डस्ट, जो कि धूल मिट्टी होती है घर के अंदर। इसमें कौन सी आती है? जो कि घर के अंदर होती है, डस्ट माइट्स, ठीक है। इसके अलावा कॉकरोचेस, एनिमल डैंडर। अब एनिमल डैंडर का मतलब क्या है? डैंडर का मतलब होता है जो फड़ होती है, जो कुत्ते या फिर जो बिल्लियां में जो फड़ होती है, अब उनके जो स्किन होती है उस पर फड़ होती है। ये जो स्किन होती है, हमारी स्किन हो या फिर किसी जानवर की स्किन हो, दोनों में एक चीज पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? सीबेसियस ग्लैंड। समझिए कि ये स्किन है, चलिए माने कि ये अगर स्किन है तो यहाँ पे कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? सीबेसियस ग्लैंड। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? SE, सीबेसियस, ठीक है। SEBACEOUS, सीबेसियस ग्लैंड, जिसकी आकार कुछ गोल गोल सा होता है ऐसे स्किन में, ठीक है, कहीं कहीं पे होती है, ठीक, पूरे स्किन में फैली हुई। तो ये जो ग्लैंड है, इससे निकलता है एक प्रोटीन जो कि जानवरों में होती है। अब जानवर की बात हो रही है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? वो एलर्जी पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो जो कुत्ते होती है या फिर जो बिल्लियां होती है, कुत्ते और बिल्लियों के स्किन पे क्या होता है? स्किन पे होता है फर। अब उससे भी एलर्जी पैदा हो सकती है, क्योंकि वो आपके घर में रहते हैं। अगर आपको एलर्जी है और अगर आपको मालूम हो गया कि उनसे आपको एलर्जी हो रही है,
तो अगर आप उनको हटा भी देंगे तो लगभग 6 मंथ तक आपकी जो एलर्जी का जो कारण, उसका जो फड़ बना हुआ है, उसकी जो सीबेसिस ग्लैंड जो एलर्जी पैदा कर रही है, वो आपके घर में भी मौजूद रह सकती है। इतना समय तक वो टिक सकती है जो आपको एलर्जी पैदा करती है, ठीक है। मोल्ड्स, मोल्ड्स मतलब फफूंद, जो गर्मियों के मौसम में अगर दीवार अगर भीगा भीगा सा रहता है तो वहां पे कुछ आपको दिखेंगे ब्लैक ब्लैक सा हो जाना, उसको हम बोलते हैं फफूंद। उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि पेरिनियल एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं जो कि घर में मौजूद होते हैं। अब बाहर में कौन कौन से मौजूद होते हैं? बाहर में भी धूल मिट्टी होती है, बाहर में भी क्या होता है, बाहर में भी आउटडोर मोल्ड्स होते हैं, आउटडोर मोल्ड जो कि हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, फफूंद, उसकी वजह से हो सकती है। बाहर की जो धूल मिट्टी है उसकी वजह से हो सकती है, डस्ट की वजह से हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकती है पॉलन, जो कि मैंने आपको बताया कि जो कि फूल में मौजूद होती है, जो बीच वाले पार्ट में होती है, और अगर आप उनको सूंघेंगे तो आपको भी एलर्जी हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें जो एलर्जी होती है वो आपको एलर्जी होगी फिर आपको ठीक हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। मतलब आपको एलर्जी लगातार नहीं रहेगी, होगी फिर ठीक होगी, होगी फिर ठीक होगी। इसके अलावा क्या हो सकती है? इसके अलावा पेरिनियल भी हो सकती है इसमें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब घर में जो मौजूद है उसकी वजह से आपको एलर्जी रह सकती है। इसके अलावा इसमें सीजनल भी हो सकती है, सीजनल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस वाले कैटेगरी में एलर्जी आपको हो सकती है कुछ देर के लिए, एलर्जी आपको इसकी वजह से भी हो सकती है और इसकी वजह से भी हो सकती है, मतलब इन दोनों की वजह से हो सकती है एलर्जी अगर ऑक्यूपेशनल एलर्जिक राइनाइटिस है तब। अगर ये एलर्जी आपको हो गई है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये एलर्जी हो गई है? तो कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको ये एलर्जी है। पहला क्या है? पहला जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स मतलब लक्षण, या फिर हम इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। तो सिम्टम्स जो है वो 2 टाइप से आती है, एलर्जी के तुरंत बाद और एलर्जी के कुछ घंटों के बाद, मतलब ये 4 से 8 घंटे के बाद ये वाले लक्षण आएंगे। और तुरंत अगर आपको एलर्जी किसी चीज से हो गई है तो तुरंत आपके बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? पहला है फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, मतलब आपको अचानक से बहुत जल्दी जल्दी छींक आने लगेगा। दूसरा राइनोडिया, नाक से पानी बहने लगेगा छींक के साथ ही। उसके अलावा पोस्ट नाजल ड्रिप, गले में आपको ऐसा फील होगा कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे कफ टाइप का बन रहा है, ठीक है। नेजल कंजेशन, नाक आपकी सीधे ब्लॉक हो जाएगी, आपको सांस लेने में नहीं बनेगा, आपको फील होगा कि नाक में कुछ पानी टाइप का यहाँ पे जमा हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का सा बलगम होता है जो यहाँ पे जमा होने लगता है, उसको हम बोलते हैं कि नेजल कंजेशन हो गए, ठीक है। प्रूरेटिक, आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपकी आंखों में हल्की हल्की सी खुजली हो रही है, आपके कानों में हल्का हल्का सा दर्द भी हो रहा है और लग रहा है कि कुछ अंदर गया हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं कि हल्की सी इचिंग टाइप की होना। और फिर नोज में भी ऐसा फील होगा, नाक में भी ऐसा फील होगा, और साथ ही साथ आपके गले में भी कुछ खुजली टाइप का फील होगा। मन करेगा कि आप अंदर हाथ लगा करके उसको फिर खुजली कर ले। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो आप समझ जाए कि आपको एलर्जी हुई है किसी चीज से, ठीक है। इसके बाद है जनरलाइज्ड फैटिग, मतलब आपके पूरे शरीर में थकावट आपको महसूस होगा। और ये तो हो गई कि जब आपको एलर्जी हुई है, और कुछ टाइम के बाद 1 से 2 घंटे में आपको ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 4 से 8 घंटे के बीच में आपके साथ क्या क्या होगा? तो कुछ सिम्टम होते हैं अगर एलर्जी हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद क्या क्या सिम्टम होते हैं? नेजल कंजेशन, आपको मुंह से सांस लेना पड़ेगा। फिटिंग मतलब थकावट महसूस होगा, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगा। विजिंग, जब आप सोएंगे तो आपको सीटी जैसी आवाज आएगी, क्योंकि नाक तो आपका ब्लॉक है, आप सांस ले रहे हैं मुंह से, तो आप क्या करेंगे? आप आवाजें निकालेंगे। आई टीयरिंग, आंखों से आंसू निकलेगा क्योंकि छींक हो रही है, क्योंकि नाक में जो ब्लॉकेज हो गई है, आपको सर्दी हो गई है, जुकाम हो गई, तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलेगा। डार्क सर्कल्स, यहाँ पे आपको फील होगा कि यहाँ पे डार्क सर्कल्स टाइप का हो गया है आंखों के नीचे, ठीक है, काला काला सा हो गया है। सोर थ्रोट, गले में खराश महसूस होगा। लो सेंस ऑफ स्मेल, इसका मतलब है कि जो सूंघने की क्षमता है, जब भी हमको सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है, सही से हम किसी चीज को सूंघ नहीं पाते क्योंकि नाक तो ब्लॉक है, तो उसी वजह से सूंघने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है उस टाइम एलर्जी के कारण। लो सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब सही से आप कोई चीज को अगर खाएंगे भी तो आपको वो टेस्टी नहीं लगेगा, ठीक है। प्लग्ड ईयर, इसका मतलब है कि कान ऐसा फील होगा कि कान में यहाँ पे कुछ भरा भरा सा है,
हमेशा सर्दी जुकाम में ऐसा फील होता है और मुझे भी फील होता है और आपको भी फील हुआ होगा। तो ऐसा क्या होता है कि प्लग्ड ईयर मतलब ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे कान के पास में फ्लूइड भरने लगता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। पफी आईलिड, अब आईलिड क्या है, यहाँ पे जो पलक है उसको हम बोलते हैं आईलिड, जो जिस लाइनिंग पे पलक है आंख पे, इसको हम बोलते हैं आईलिड, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसमें भी सूजन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकल रहा है खुद पे खुद एलर्जी की वजह से। तो यहाँ पे सूजन हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा स्किन के फोल्ड भी हो जाए और हल्का सा यहाँ पे सूजन के साथ साथ वो आपको दर्द भी हो। कभी कभी ऐसा होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है सीवियर तब। इरिटेबिलिटी, अगर आपको सर्दी है जुकाम है तो आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, आपको कोई भी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। लो अटेंशन स्पैन, कोई भी काम आप सही से अटेंशन दे करके नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्लो थिंकिंग, सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है अगर आपको एलर्जी हुई है तो ऐसा क्या हुआ आपके बॉडी में, ऐसी कौन सी सिस्टम हुई है जिसके कारण आपको एलर्जी हो गई है, और फिर जो सभी लक्षण मैंने बताए हैं वो सभी लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम यही देखते हैं कि एलर्जी होने से पहले और एलर्जी होने के बाद शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसको हमेशा आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्योंकि हमारे नाक की जो अंदर वाली लेयर है, जो अंदर वाली परत है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसमें पाया जाता है मास्ट सेल। कौन सी सेल पाई जाती है उसमें? MAST, मास्ट सेल। तो ये सेल पाई जाती है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर में। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक प्रकार का सेल होता है, कोशिका होता है, जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल। तो उस मास्ट सेल के कारण क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करें, हमने पैथोफिजियोलॉजी लिखना शुरू किया। अब हम जाते हैं किसी, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, कोई फूल लिया हमने और उसको सूंघा, तो क्या हो गई, तो उसमें जो मौजूद पॉलन है, जो पराग कण है, उसकी वजह से हमको हो गई एलर्जी। तो जैसे ही हमने उसको सूंघा वैसे ही क्या हुई, वैसे ही वहां पे एलर्जेंस निकली, मतलब जो कि एलर्जी पैदा करती है। वो जब एलर्जेंस निकली तो वो हमारे नाक के थ्रू गई अंदर हमारे बॉडी में, और जब वो हमारे नाक के अंदर गई तो क्या हुई, एक सेंसेशन पैदा की। क्या पैदा की? सेंसेशन, जो कि एलर्जी के कारण हो रही है, ठीक है। अब जब सेंसेशन पैदा की तो हमारे बॉडी को ये फील हो गया कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें आई है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी IgE एंटीबॉडी को रिलीज करेगा। अब IgE क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन E। अब एंटीबॉडी ये होती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, और कोई भी चीज़ ऐसी जो कि बाहर से आती है और एलर्जी या फिर कोई बीमारी पैदा करने की कोशिश करती है, तो पहले हमारा शरीर बचाव करने की कोशिश करता है। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलर्जी के संपर्क में हमारा नाक आया, हमारा बॉडी आया और एलर्जेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, वैसे ही क्या IgE रिलीज हो गई, और IgE क्या करती है, इसी मास्ट सेल के ऊपर जाकर के इसको घेर लेती है बचाने के लिए। क्या हो गई, तो IgE कोट कर गई, IgE कोट मास्ट सेल। अब इसने क्या किया, इसने तो बचाने की कोशिश की, लेकिन ये जो एलर्जेंस है ये थोड़ा सा ताकतवर है, एलर्जी पैदा करने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये जा करके इस IgE के साथ बाइंड कर जाएगा, इस IgE के साथ जाकर के एक तरह से मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन, ट्रिप्टेज, काइमेज और काइनेस। अब ये सभी क्या है, हिस्टामिन मतलब कि जब भी हमारे बॉडी में किसी चीज एलर्जी होती है किसी चीज की वजह से, तो एलर्जी जैसे ही पैदा होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसके कारण एलर्जी हो जाती है। ट्रिप्टेट जो कि सूजन करवाती है, और काइमेज ये सभी सूजन के कारण होती है, और जब भी एलर्जी पैदा होगी तो ये सभी रिलीज होने लगती है बारी बारी करके, मतलब एलर्जी इनके कारण ही होती है। तो क्या हो गई, तो ये जो एलर्जेंस है ये जा करके IgE के साथ मिल गई। जब ये IgE के साथ जब मिल जाती है तो ये सभी रिलीज हो जाते हैं हमारे बॉडी में, जिससे अचानक से आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। और वो लक्षण कौन से होते हैं, नाक बहती है, छींके होती है, आंखों से आंसू निकलता है, और आपके सर में दर्द होता है, आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, कान भारी भारी सा लगता है। तो ये सभी इनकी वजह से ही होने लगता है। तो एलर्जी के लिए हिस्टामिन बहुत ज्यादा ही उत्तरदायी है। तो क्या हो गई, तो IgE जो कि इस मास्ट सेल के ऊपर थी वो जाकर के
बाइंड कर गई उस कंडीशन में। तो आप समझ गए कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। अब इसको आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपको ये एलर्जी हो गई है तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से पता लग पाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पहला टेस्ट क्या है, एलर्जी स्किन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है वो बारी बारी से करके, आप जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो बारी बारी से करके आपको थोड़ा सा इंजेक्शन देंगे। उस एलर्जेंस को आपको बॉडी के अंदर डालेंगे। एलर्जेंस का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो एलर्जी पैदा करती है। तो जैसे ही वो चीज़ें आपके अंदर आएंगी जो कि एलर्जी पैदा करती है, तो आपके ऊपर में जहाँ पे इंजेक्शन होगा वहाँ पे 20 मिनट के बाद थोड़ा सा सूजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या होगी, आपकी बॉडी में जो हिस्टामिन होगी वो भी बनने लगेगी। हिस्टामिन मैंने बताया क्या है, हिस्टामिन एक तरह का तरल पदार्थ है जो कि तब निकलता है जब आपको एलर्जी होती है, ठीक है। तो उस टाइम में बनने लगेगी और फिर 3 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये टेस्ट काम नहीं करता है। दूसरा क्या है, टेस्ट फॉर आईजीई। आईजी का मतलब है कि अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस एंटीबॉडी को जो कि एलर्जी का कारण बन जाता है उसको हम टेस्ट करते हैं। अगर ये बॉडी में होती है इसका मतलब है कि एलर्जी हमारे बॉडी में हुई है किसी चीज़ से। रेडियोग्राफी, हम अपने नाक को देखते हैं किसमें, रेडियोग्राफी के माध्यम से, ताकि जो उसकी स्ट्रक्चर है वो सही है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर उसमें सूजन होगी तो हम समझ जाएंगे कि मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। इसके अलावा क्या, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से हम देख सकते हैं, एमआरआई मैंने बता दिया, सिटी स्कैन और एमआरआई से स्ट्रक्चर ही देखते हैं। नेजल साइटोलॉजी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा कट करते हैं और फिर हम एलर्जी को लेकर के टेस्ट करते हैं कि क्या जो नाक के म्यूकस की मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो परत है, वो किसी चीज से सेंसिटिव है या फिर नहीं है। तो ये सभी जो टेस्ट है ये सभी टेस्ट डॉक्टर्स करते हैं। इससे पता लग पाता है कि आपको किस किस चीज से एलर्जी है। आपको एलर्जी हो चुकी है, सभी चीजें टेस्ट कर चुके हैं डॉक्टर, तो आपको दवाइयां कौन कौन से देंगे, आपको सलाह क्या क्या देंगे वो, तो हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है एलर्जिक राइनाइटिस की। तो यहाँ पे हो सकता है पहला क्या, एनवायरमेंटल कंट्रोल और एलर्जन अवॉइडेंस। इसका मतलब होता है आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे साफ रखें उस चीज़ को, उस जगह को साफ रखें, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको साफ रखें। साथ ही अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है उसको थोड़ा सा दूर रखें जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आप जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे कि फूल को सूंघने से हो जाती है, बाहर धूल मिट्टी में जाने से हो जाती है, तो उसको आप अवॉइड करें, आप मास्क यूज़ करें अगर आप बाहर जाते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो एलर्जी होती है वो होने के चांसेस कम हो जाए। इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, इसके अलावा अगर एलर्जी हो जाती है तो यहाँ पे हम नेजल वॉशेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, नेजल वॉशेस मतलब नाक को साफ करना, क्योंकि नाक में सूजन है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके घर में नमक होती है, आपके घर में पानी भी है, तो आप 2 कप अगर ले रहे हैं पानी तो उसको आप गर्म करें, ठीक है। उसको गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच नमक डालें और साथ ही चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वो एक तरह से घोल बन जाएगा और उस घोल को फिर आप चाहे तो आप अपने हाथों में रख के फिर आप ऐसे ऊपर की तरफ इसको पानी को ले सकते हैं नाक से, और फिर वो पानी जब आपके नाक में जाएगा फिर आप छोड़ दें तो वो पूरा तरह से वॉश होगा नाक। तो हम उसको बोलते हैं नेजल वॉशेस। इसकी वजह से आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इम्यूनोथेरेपी। 3 चीज़ें होती है, एनवायरमेंटल कंट्रोल, इम्यूनोथेरेपी और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम दवाइयाँ देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, इम्यूनोथेरेपी में क्या होती है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ के प्रति आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि अगर आप मान लें कि आपको एलर्जी है पॉलन से जो कि फूल में पाई जाती है, ठीक है, या फिर मान लें कि एनिमल डैंडर जो कि फर से है, ठीक है। तो अगर आपको पॉलन से है तो क्या होगी, तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी होगी वो चीज़ आपके बॉडी में थोड़ा थोड़ा करके डाला जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी उस एलर्जी के प्रति क्या बनाएगा, एक एंटीबॉडी तैयार करेगा जो उससे लड़ने में सहायक होगा। तो क्योंकि उसकी अमाउंट कम होगी, उस एलर्जी की जो मात्रा है वो कम होगी, तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर हावी होगा। फिर धीरे धीरे उस एलर्जी के डोज को बढ़ाया जाएगा समय समय पर, मतलब वीक में 2 से 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है उस एलर्जी के प्रति स्ट्रांग हो जाएगा और कुछ समय के बाद फिर आपको एलर्जी
पैदा नहीं होगा और ऐसा प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इन दोनों की वजह से ठीक नहीं होता है तो लास्टली आपको मेडिसिन लेना होगा। उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें मेडिसिन आती है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं एंटी हिस्टामिन जो कि एलर्जी के प्रति काम करते हैं। इसके अंडर भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन आते हैं नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर आपके अंदर की में जो सूजन हो गई है तो आप स्प्रे के रूप में जो आते हैं, आप देखते हैं कि नाक में स्प्रे करने वाले के रूप में जो आता है उसको हम ले सकते हैं मार्केट से। नेजल डीकंजेस्टेंट मतलब नाक में अगर ब्लॉकेज हो जाती है, बलगम सा बन जाता है, सांस लेने में नहीं बनता है, तब भी एक स्प्रे या फिर एक जेल भी आता है जो डायरेक्टली आप नाक के अंदर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो ब्लॉकेज होती है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है, इसके अंदर भी आती है, इसके अंदर भी आती है, और साथ ही इसके अलावा बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दी कि दवाइयाँ भी होती है, लेकिन जो बेस्ट इलाज है वो कौन सा है, वो है कि आप एलर्जी को अवॉइड करें, जितना हो सके आप एलर्जी को अवॉइड करें। मैंने आपको ये वाले जो सारे टॉपिक्स है ये क्लियर कर दिए कि एलर्जी किस वजह से होती है। साथ ही साथ मैंने जोड़ों की दर्द, जिसको मैंने बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। मुझे लग रहा है कि आज के जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जो मेरे लेक्चर्स है वो यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, दोनों का नाम सेम है, अलका मेडिकल क्लासेस। थैंक यू सो मच।